चलिए, तो हम लोग को देखना है, हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसमें हम लोग सबसे पहले E1 पढ़ेंगे। E1 का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E1? E1 का मतलब होता है बच्चा एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल होगा जो एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होगा। और किस तरीके से किया जाता है इसका सबसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसका मैकेनिज्म जो होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसका और एक हाइड्रेशन वाले का। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो समझना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो मतलब है बच्चा, डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमूवल ऑफ क्या करने वाले हैं, H2O करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होने वाली है कि जब भी रिमूव होगा, यानी कि अगर हम लोग रिमूव कर दिए, ऑन रिमूवल ऑफ H2O, याद रखेंगे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब अल्कीन इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होगा बताइए? तो हमेशा याद रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग कभी भी करते हैं तो हमेशा अल्कीन को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? अल्कीन को। तो ऑन रिमूवल ऑफ H2O एक अल्कीन फॉर्म होता है। ठीक, अब इसकी रेसिपी क्या है देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ लिखा है CH3, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ पे OH। इसकी रेसिपी ये है कि यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्क H2SO4। क्या लिखा रहेगा? तो कॉन्क का मतलब क्या हो गया बच्चा? कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अच्छा इसमें कई और भी एसिड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे याद रखेंगे कि कंसनट्रेटेड H3PO4 का भी इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एग्ज़ाम में सिर्फ H+ भी लिख करके दे सकता है। ठीक है, ये सारा लीड करता है इसको। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ हीट दिया जाता है, और हीट का टेम्परेचर जो है 170 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में अगर आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 443 केल्विन। ये टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टेम्परेचर इससे कम रहा तो फिर एलिमिनेशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये कभी भी जब इन चीज़ों से गुजरेगा तो फाइनली क्या होगा कि इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा बताइए? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकलेगा। इन दो कार्बन से 2 सिग्मा टूटेगा तो बीच में क्या बन जाएगा? एक पाई का फॉर्मेशन। इसीलिए अल्कोहल से अल्कीन का रिजोनेशन अगर आपको कराना है तो ये रेसिपी होती है कॉन्क H2SO4 हीट के साथ कितना? 170 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मैकेनिज्म बोर्ड्स में आता है, पहले ये लिखिए फिर मैकेनिज्म।
लाइट ऑफ करने पे दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है लाइट ऑफ करने पे। ऐसी लाइट में कहीं सोच नहीं रही। चलो ठीक, लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये था इस तरीके से होता है। अब लिखेंगे इसका मैकेनिज्म। यूनिमॉलिक्यूलर, कभी भी वन आए ना कोई भी रिएक्शन में, उसको समझ लेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। अभी हम बताएंगे क्या मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखो इवन में, अब इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि ये है आपका अल्कोहल, ऑक्सीजन के 2 हाथ 2 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको मैकेनिज्म। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। एसिड को आप चाहें तो HA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बोर्ड्स में कंसनट्रेटेड H2SO4 आपको लेने बोला है तो बोर्ड्स में आप एक काम करना, H2SO4 ही लेना। तो H2SO4 को पहले तो हम उनको स्ट्रक्चर बता देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो यहाँ से H+ जब बाहर निकलेगा बच्चा, तो H+ जब बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा बताओ तो बस। S के साथ इधर O, इधर O, इधर OH होगा और इधर O पे क्या आ जाएगा। तो इसको एक साथ इस पूरे एनायनिक पार्ट को HSO4 माइनस और इसको H+ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो यही समझें, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं A और इसको हम बोलते हैं H, इसीलिए हम एसिड को क्या बोलते हैं, HA। क्लियर हो गया? तो यही ये बात थी। खैर हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना भाई। तो ये एसिड यूज़ किया। अब ज़रा यहाँ देखना, इसका मतलब कि हम एसिड को अगर हम लिखना चाहें HSO4 को, क्या हम ऐसे करके नहीं लिख सकते HSO4 को। देखो तो O यहाँ लिख दिए और फिर उसके बाद में हम लिख दिए SO3H, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो तो O इधर निकला हुआ O और इधर SO3 और इसके बगल में H, तो सल्फ्यूरिक एसिड आया। अब मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का स्टेप 1। स्टेप 1 का काम है प्रोटोनेशन। स्टेप 1 का क्या नाम है, प्रोटोनेशन। का मतलब होता है कि ये वाला जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, वो किस पे अटैक करता है, H पे, और ये वाली पूरी चीज़ बाहर, ठीक है। अच्छा, जैसे ये बाहर हो गया तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा भाई, देखो CH3 CH2, यहाँ HO के जब हो जाए 3 हाथ उसे मिल जाए प्लस का साथ, और प्लस ये क्या निकल के आ जाएगा इधर SO3 और O पे क्या आ जाएगा बताओ, ये वाला। तो आप चाहें तो इसको HSO4 माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, बोर्ड्स में जैसा आपको ठीक लगे। इस प्रजाति को क्या कहते हैं भाई, प्रोटोनेशन होने के बाद जब अल्कोहल में प्रोटोनेशन हो जाए, इसको कहा जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहा जाता है, ये फर्स्ट स्टेप था मैकेनिज्म का। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन होना, हो गया। देखिए प्रोटोनेशन में H+ जुड़ता है। हाँ, किसी भी एसिड से। और ये वाला जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है, तुरंत प्रोटोनेट होता है अल्कोहल। अभी लिखते चलिएगा या रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जैसा बोलिए। लिखिएगा क्या जुनैद साहिबा, लिखिएगा। अच्छा ठीक।
स्टेप 2 का नाम है, इस स्टेप को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप लीव्स। लीविंग ग्रुप को LG से शॉर्टकट हम लोग समझेंगे, लीविंग ग्रुप लीव्स। तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है जिस पे O पे पॉजिटिव साइन जो है वो अनस्टेबल है, O पे क्या है पॉजिटिव साइन, अनस्टेबल है। तो इसमें होता क्या है ना कि इस प्लस को चारों तरफ से, ये जिस मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा होता है सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आते हैं और किसी तरीके से इसके और इसके बीच के बॉन्ड को वीकनिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीकन करने की शुरू करते हैं, मतलब इसको खींच के निकालना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि वापस से ये बॉन्ड इसको क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा ताकि वो सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर जब बेटा ये निकलेगा ना, ये पॉप ऑफ होगा ना ऐसे, तो ये पूरा ग्रुप पॉप ऑफ होता है। क्या होता है? तो इसीलिए जो पॉप ऑफ हो जाए उसी को कहा गया लीविंग ग्रुप। क्या कहा गया? तो यहाँ जैसे ये लीव किया, लीव करने का मतलब था इट इज़ लीविंग बिहाइंड अ कार्बोकैटायन, एंड ये जब लीव कर जाएगा तो इस पे तो एक लोन पेयर पहले से है ही, हाँ कि ना, एक ही ना डोनेट हुआ था। अब ये इसको मिल गया तो वापस को 2 लोन पेयर मिल गया, तो वाटर यहाँ पे बताइए तो कौन सा फॉर्म में आ गया? क्या वाटर अपने स्टेबल फॉर्म पे आ गया, हाँ कि ना? तो रिएक्शन इस तरफ आ जाती है, यानी कि लीविंग ग्रुप लीव करते ही किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन का। और ये इतना इसमें फोर्स और ये वीकनिंग करने में टाइम लगता है या जो भी चीज़ होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या हो जाता है? स्लो। ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव्स होता है, और एक्चुअली इसमें होता क्या है, यहाँ फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस स्टेप में क्या होता है बताइए? सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यस। जब कार्बोकैटायन आपका लीव कर जाए उसके बाद का प्रोसेस क्या है? जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाए फिर प्रोसेस क्या है? मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो है डीप्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 3 को मैंने क्या कहा? डीप्रोटोनेशन। अब ये डीप्रोटोनेशन करता है। अब देखें ज़रा ये डीप्रोटोनेशन कहाँ पे होता है, इसको समझेंगे। तो कार्बोकैटायन मेरा ये मस्त कार्बोकैटायन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, तो इस एक हाइड्रोजन को हम कुछ यूँ कह लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं CH3 को CH2H, एक हाइड्रोजन। अब क्या होता है कि इधर से जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और उधर से आपको मालूम है कि कुछ निकला हुआ था माइनस के फॉर्म का, अगर आपको याद होगा तो HO3SO माइनस ये निकला हुआ था एसिड से छूट करके। ये जो ग्रुप होता है ये वापस कहाँ पे आता है बताइए? इसके पास, और ये कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पे क्या करता है बताइए? अटैक करता है। क्या करता है? कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पे अटैक। तो यहाँ सिग्मा स्टार पे अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूट करके कहाँ चला जाएगा बताओ बच्चा? बगल वाले पे। और बगल में क्या है? कार्बोकैटायन, मतलब इसके पास एम्प्टी
p ऑर्बिटल है, तो यहाँ से डोनेशन हुआ, ये बॉन्ड तो टूटेगा मगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड को फॉर्म कर देगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन p ऑर्बिटल में हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे बताइए जैसे ही ऐसा हुआ यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड। यही 3 स्टेप हैं मैकेनिज्म। और H प्लस बच्चा ये इसके साथ निकल के चला गया, प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, तो H2 हो गया। O टोटल कितना था बेटा, S 1 था, O 4 था, H2 SO4 नहीं है। हाँ, इसका मतलब है ये इसको ले गया और ये बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक चीज़ समझा देता है, शायद तो शायद पता नहीं इस क्लास में थे कि नहीं। जैसे मान लो ऐसे करके ये कोई न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे मान लो HA, समझना बात को, तो इसका अगर हम एरो तुमको दिखाएं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया H पे बच्चा, तो इसका अगला प्रोडक्ट देखो हम कैसा बनाते हैं। इस पे अटैक हुआ और ई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ चल गया। ठीक है, अब गौर से देखना। अब हम क्या बनाएंगे कि ई जो निकला तो सर ई तो माइनस बन के निकला बाहर, क्योंकि बॉन्ड टूट गया। अच्छा, ये जो इस पे अटैक हुआ तो इसके बीच में क्या बन गया बताइए, बॉन्ड। तो तुम सोचोगे सर ई इधर आया मगर HY इसके साथ जाके लग जा रहा है। तो याद रखना, हम लोग एरो जो होता है ना बेटा, एरो ये नहीं बताता कि ये H इसके साथ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरो का ही सब काम नहीं है कोई ट्रेजेक्टरी बताए कौन किसके साथ गया क्या हुआ। एरो का काम है हायर ऑर्बिटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जीज ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो लोन पेयर है बेटा, वो आपका बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल, मतलब कि वो लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये H जो है वो इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो दैट्स वाई वो उसको डोनेट करता है। एरो वो दिखाता है, एरो ट्रेजेक्टरी नहीं दिखाता है जिसके साथ चल गया। इसीलिए जब हम ऐसे दिखाए, इसका मतलब इस पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटा, मतलब अल्टीमेटली ये H और ये क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो ये समझना इम्पोर्टेंट। जुनैद शुरू हो गया है 2 घंटे तक। पानी नहीं पियोगे क्या? नहीं। सुबह स्कूल गए थे आज? तो सो के उठे नहीं अच्छे से? को लगा ठीक है। तो ये अल्कीन का फॉर्मेशन है। अब देखें क्या इवन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप होता है, ये भी स्टेप क्या होता है, जल्दी से फास्ट होता है। अब देखो, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि 3 स्टेप हुए, तीनों स्टेप में 2 फास्ट था, 1 स्लो था, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, फास्ट पे कि स्लो पे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमको इसको ऐसा एग्जाम्पल समझाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ना है इसको। अगर हम लोग ऐसे समझे बच्चा कि आपको याद होगा कि अगर हम कोई जलेबी लाने के लिए भेजें किसी को, अब हम जलेबी लाने के लिए अगर किसी को भेजें तो वो फट से गाड़ी से गया, दुकान पहुंचा, दुकान वाले को बोला जलेबी दो, मगर जलेबी बन रही थी। तो जब वो आया लौट करके, थोड़ा टाइम लग गया उसको, तो जलेबी जब बनी, जलेबी मिला, जलेबी लेकर के वो आ गया। जब वो ये सारा प्रोसेस किया, इसमें उसको देरी कहाँ पे हुई, जलेबी लेने में, क्योंकि जलेबी क्या हो रही थी, बन रही थी। तो इससे क्या समझ में आया कि पूरे प्रोसेस का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। याद रखिएगा कि रेट कि मेरा फास्ट है या स्लो है पूरे रिएक्शन का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें उन रिएक्शंस में कोई किसी स्टेप में कोई स्लोएस्ट स्टेप है क्या। अगर कोई स्लोएस्ट स्टेप है तो पूरा का पूरा रेट उसी पे डिपेंड करता है। ये थी पहली बात। तो सेकेंड स्टेप पे रेट डिपेंड किया। तो अब लिखा जाता है इसको ऐसे करके कि रेट डिपेंड्स अपॉन सेकेंड स्टेप। अच्छा, रेट का एक फॉर्मूला है। रेट का क्या है, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो जब आप सेकेंड स्टेप लिख रहे थे बेटा, तो सेकेंड स्टेप में हमको लग रहा है कि आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल में थे, हाँ कि ना? कुछ इस तरीके से था, और H पे 2 लगा हुआ था और यहाँ पे प्लस था, बोलिए। और इसी का क्या हो रहा था, लीविंग हो रहा था। तो यहाँ जो रेट था वो क्या इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट तो यही था भाई। तो इसका मतलब रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है और इसी के कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कि ना? तो रेट जब एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे तो इसको रेट लॉ फॉर्म हो जाता है, यानी R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, इसी को रेट लॉ कहते हैं।
और ये आपको देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जब भी ऐसा हो, ऐसे हर रिएक्शन को क्या बोला जाता है? यूनी मॉलिक्यूलर। क्या कहा जाता है? यूनी मॉलिक्यूलर। कि जब रेट एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लोएस्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, तो ऐसे हर रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसीलिए इसका नाम E1 पड़ा। आगे बात समझते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E1 या व्हाट इज द मीनिंग E1 सिग्निफाइज, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 इन दैट रिएक्शन। तो आप सीधे बोलिएगा दैट 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एंड इट आल्सो मीन्स दैट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 स्पीशीज। रेट है ना, कंसंट्रेशन, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 स्पीशीज, तब आप उसको क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। और इसका ऑर्डर भी 1 होता है। एक ऑर्डर आप आगे जाके पढ़ोगे, ये ऑर्डर भी क्या होता है बताइए आपका? 1 होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों E1 कहते हैं। इसको छोटा सा लिखना है तो लिख लो, ना तो छोड़ दो। इसको हम लोग RDS कहते हैं। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो गया? तो ये आता है एग्जाम में। इसका मैकेनिज्म ऐसा ही बना देना, इथेनॉल लेना, इथेनॉल से बना देना इथीन, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन 2, E2। इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। E2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, इसमें पहला स्टेप्स लिखेंगे कि E2 occur in the presence of very strong base. E2 occurs, ठीक है, in the presence of very strong base। बहुत strong base में अटैक करता है। अब देखो अक्सर ना इसमें ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर बेस किसको बोलेंगे और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे। कई बार बुक्स में न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही कर दिया है। तो आप समझेंगे, इंटरेस्टिंग बात हम आज आपको बता देते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क होता है। याद रखना, न्यूक्लियोफाइल हर वो स्पीशीज़ है बच्चा जो डोनेट करता है कार्बन को। किसको डोनेट करता है? और बेस हर वो स्पीशीज़ है बच्चा जो डोनेट करता है हाइड्रोजन को। किसको डोनेट करता है? हाइड्रोजन को। तो समझ जाना कि जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पे अटैक किया तो इसका मतलब कि जो अटैक करने वाला स्पीशीज़ है वो न्यूक्लियोफाइल है। और बेस जो होता है वो हमेशा किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे, और फिर ये इधर होगा। तो देयरफॉर जब ये स्पीशीज़ हो, इस तरीके के कुछ स्पीशीज़ हो, तो आपको समझना है कि अरे भाई यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक हुआ, इसका मतलब कि इट्स बिहेविंग एज अ बेस। और डायरेक्ट कार्बन पे अटैक हुआ, इसका मतलब कि ये मेरा क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। तो ये बेसिक डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल और बेस का। हाइड्रोजन पे अटैक यानी वो बेस है, यानी वो एक ही चीज़ है, स्पीशीज़ एक ही होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम तुमको बोले कि CH3O-, हम बोले न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, तो तुम हमसे एक बात पूछोगे कि सर इसका अटैक कार्बन पे कराए हैं। अगर कार्बन पे कराए तो इट्स एक्टिंग एज, और अगर इसने डायरेक्ट हाइड्रोजन को पॉइंट आउट किया है तो इसका मतलब इट्स एक्टिंग एज अ बेस। ये मतलब है। आया समझ में कि नहीं आया? ये समझ लें आप लोग।
इस रिएक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग इस रिएक्शन को बेटा कई लोग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशंस. और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है जो आपके चैप्टर 1 में है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. मतलब हाइड्रोजन भी हटाना है और हेलोजन भी हटाना है. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. इसमें क्या होगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है. यहाँ H रहेगा, यहाँ X रहेगा. जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं. एक बेस आएगा, एक क्या लिया जाएगा बताइए, एक बेस लिया जाएगा. बेस क्यों बोले, क्योंकि इसका अटैक किस पे होगा, हाइड्रोजन पे. और ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसका सिग्मा स्टार पे अटैक हुआ. यहाँ टूटा. अब यहाँ भी बेटा इसका ऑक्टेट फुलफिल था, मतलब ये भी सिग्मा स्टार में आया. तो लीव ये करेगा कि ये करेगा. सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन है, कार्बन हेलोजन पे. ये हम पढ़ा चुके थे किसका सिग्मा स्टार में जल्दी होता है. तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बच्चा, हेलोजन ग्रुप लीव करता है. ठीक है शायद आपके लिए H पे अटैक इधर आएगा बच्चा, C से लगा हुआ हेलोजन रिमूव हो जाएगा. तो इसमें टोटल एक सिग्मा यहाँ टूटा, एक सिग्मा यहाँ टूटा, 2 सिग्मा टूटा. तो क्या फॉर्मेशन हो गया, पाई का. तो ये डबल बॉन्ड बन गया. और यहाँ से X माइनस और यहाँ से ये, तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा. पहले तो X माइनस मतलब ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये बेस जो है वो इसको ले लेगा तो BH हो जाएगा. आ गया मैकेनिज्म समझ में. एक ही स्टेप में. अब यही स्टेप जो होता है ये एकमात्र स्टेप स्लो स्टेप होता है. क्या स्टेप होता है, इसका मतलब कि यहाँ जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इसके प्रोडक्ट, मतलब कि जो लिया गया है रिएक्टेंट कार्बन हेलो अल्केन. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हेलो अल्केन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ इसके जो बेस आया है जो अटैक कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है. तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस पे भी डिपेंड करता है. तो 2 मॉलिक्यूल पे इसका रेट डिपेंड करता है. दैट्स वाई इसका नाम क्या है, बायोमॉलिक्यूलर. इसकी ऑर्डर 2 है. ऑर्डर रिएक्शन की कितनी है, सेकेंड ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर 2 है और ये बायोमॉलिक्यूलर. दैट्स वाई. क्लियर हो गया. ये E2 का डिफरेंस E2 है. एक स्टेप. E1 में 3 था, कार्बोकैटायन बनेगा. E2 में नहीं बन रहा कार्बोकैटायन, देख लो गौर से. एक ही स्टेप में काम हो रहा है. हो गया. अब देखो
इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे समझेंगे कि ये चीज़ें हो रही है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लो कि हमको एलिमिनेशन करवाना है CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड है ना, अल्काइल ब्रोमाइड। तो इसमें हमने जो रिएजेंट लिया स्ट्रॉन्ग बेस में वो लिया ETO माइनस, क्या लिया, इथॉक्साइड आयन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग रहा है ये। अब ये क्या होता है कि अगर हमने ये लिया ETO माइनस तो इसका काम क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो जिससे हैलोजन लगा है वो वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा भाई, अल्फा, और ठीक उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ CH2 और यहाँ पे क्या लगा है बताइए, Br। अब ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है भाई, बताइए कौन आ रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, ये अभी पता चलेगा। ये किस पे अटैक करेगा बताइए, हाइड्रोजन पे, यही होता है। तो बीटा हाइड्रोजन पे उसका अटैक हुआ तो बीटा कार्बन पे रहने वाला हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ आया और ये Br क्या कर जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप है। अच्छा अब देखिए, जब इस पर अटैक हुआ तो फाइनली यहाँ क्या बन गया, CH2 अल्कीन बन गया, Br माइनस बेटा लीव कर गया, और साथ में आपको क्या मिला, CH3 OH मिला। तो ये आपको जो अल्कोहल मिला हल्का सा, तो कई बार क्या होता है कि रिएक्शन में पहले से ही अल्कोहलिक मीडियम आपको दे देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि फाइनली क्या होना है, अल्कोहल बनना है। तो अगर अल्कोहल बनना है तो वो थोड़ा सा जो है वो अल्कोहलिक मीडियम पहले से बना के रखता है, ताकि ये रिएक्शन जो है वो इस तरफ आ जाए, प्रोसीड करे, और फाइनल हमको क्या मिले, ये मिले। तो इसके एक और रिएजेंट्स भी होते हैं। इसके एक ज़बरदस्त रिएजेंट है एलिमिनेशन कराने के लिए। देखिए पहले तो हम इसका एक और फॉर्म सिखाते हैं आपको, कि आपको रिएजेंट्स जो हैं वो क्या क्या दे सकता है। आपको ऐसे लिख के दे देगा बच्चा, CH3ONa। इसका मतलब याद रखना, इसमें दो चीज़ें हैं, CH3O माइनस है और क्या है बताओ, Na प्लस। तो ऐसे लिख के भी दिया तो भी ये स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट कर रहा है। यानी अगर आपको बच्चा ETONa दे दिया, इसका मतलब कौन यहाँ पे है बेस बताओ, ETO माइनस, और यहाँ क्या मिला, Na प्लस। तो कौन अटैक करेगा, ETO माइनस, और यहाँ कौन अटैक करेगा, CH3O माइनस। ठीक है। और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, उसका नाम है AlCKOH लिखता है, क्या लिखता है, इसका नाम है बेटा अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक मीडियम पे KOH लिया जाता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, और कौन सा रिएक्शन कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, E2 रिएक्शन, नोट करिए। यहाँ पे लिख ही लो रिएजेंट्स, ये सब रिएजेंट्स के एग्जांपल हैं। ये 1, ये लिख लो 2। इसी के लिखने का तरीका ऐसे होगा कि अल्कोहलिक KOH है, यानी कि KOH के साथ एक अल्कोहल दे देगा, वो CH3OH लिख देगा। इसका भी यही मतलब है कि आप अल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अल्कोहल दे देगा, ROH लिख लो। नंबर 3, एक और रिएजेंट है, उसका नाम है NaNH2। इसका नाम होता है बेटा सोडामाइड। ये भी ज़बरदस्त रिएजेंट है। सर ये क्या देता है, ये बच्चा Na प्लस देता है और NH2 माइनस देता है। तो NH2 माइनस एक खतरनाक बेस की तरह वर्क करता है। याद रखेंगे, एक एलिमिनेशन कराने के बाद अगर आपको दूसरा एलिमिनेशन कराना है तो आपको अल्कोहलिक KOH अब 2 बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अल्काइन जो है वो अगर आपको बनाना होता है तो 2 बार अल्कोहलिक KOH यूज़ करने पे ईल्ड कम हो जाता है। तो ईल्ड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको NaNH2 यूज़ करना है दोबारा। पहली बार अल्कोहलिक KOH यूज़ करना है और दूसरी बार आपको NaNH2 यूज़ करना है। अब इस
इसमें जो अल्कीन बनता है इसकी कुछ खास बात है। ROH अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH को लिखने का ये भी तरीका होता है। कोई अल्कोहल दे देगा और KOH लिख देगा, मतलब है कि अल्कोहलिक KOH दिया गया है। ठीक है। और एक 3 नंबर में NaNH2 है। और चौथा नंबर ये है कि जैसे चौथा नंबर में ETO माइनस के साथ ETOH ऐसे ग्रुपिंग बना के देने लगेगा। ETO माइनस ETOH तो इस तरीके से भी देता है। तो ये E2 एलिमिनेशन कैसे पहचानेंगे कि E2 होगा, तो ऐसे पहचानेंगे कि E2 होगा। ठीक है। ये रिएजेंट्स अगर दिए होंगे तो आपको समझ जाना है कि अच्छा E2 रिएक्शन यहाँ पे क्या चीज़। हाँ, और यही रिएजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सब है तो पक्का है कि E2 होगा। वैसे आगे अभी और भी बातें हैं, पर जनरली इन्हीं को देख के समझ में आ जाता है कि E2। ओके, ये रिएजेंट्स लिखने के बाद ये लिख लिया था ऊपर वाला। अब क्या होता है ना कि इसमें जो अल्कीन फॉर्म होता है इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है। इसको एक बहुत सिंपल आप लोग के बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम उसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में बता देते हैं। जैसे मानो ये Br दिया और इसके साथ बच्चा दे दिया ऐसे करके ETO माइनस और ETOH। तो जैसे ही पहचान जाओ कि अच्छा इसका मतलब कि यहाँ क्या होने वाला है, एलिमिनेशन। कौन सा, E2। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है बेटा वो कौन सा कार्बन, तो इसके बगल वाला ये कार्बन भी पड़ोसी बीटा और ये पड़ोसी भी। अब ये दोनों पड़ोसी बीटा, इसका मतलब कि अल्फा बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ना। इससे हाइड्रोजन पॉप ऑफ होगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर Br निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अच्छा, इससे हाइड्रोजन पॉप ऑफ होगा तो यहाँ आएगा एरो, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, Br निकलेगा। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड बनने की। बोलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक बार यहाँ बनेगा, ठीक है, और एक बार यहाँ बनेगा। तो पूछा गया इन दोनों में मेजर कौन है, माइनर कौन है। ठीक है ना। तो हम लोग इसका जवाब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से देंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़े थे कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो भी कार्बन्स होता है उनको अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी यहाँ पे वो लग रहा है स्टेबिलिटी वाला रूल। ये अल्फा कार्बन से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो इसका रूल है रिएक्शन का, कि हैलोजन से जो कार्बन लगा उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन है। यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3। यहाँ कितना, तो ये बोला टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके बगल में जो ये कार्बन है भाई एक ही अल्फा कार्बन है यहाँ पर, तो देयरफॉर यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, बोलिए 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टेबल अल्कीन कौन है, 6 ये वाला। तो देयरफॉर इससे आपको ये समझना है बेटा कि जो अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है क्या, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, और इस अल्कीन में बस एक ही तरफ अल्काइल है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो इसी को ही भाई साहब ने रिएक्शंस में एक साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने एक रूल बना दिया कि मेजर प्रोडक्ट वही होता है जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो इसीलिए इसको कहा गया था उन्हीं के नाम पे कि भाई ये क्या बना, तो सेटजेफ प्रोडक्ट बना। क्या बना, और जो माइनर बनता है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये बना हॉफमैन प्रोडक्ट। अच्छा, यानी कि ये वाला जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनर होता है, और सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, मेजर होता है। और इसी को सेटजेफ रूल कहते हैं। इंडिया में सेटजेफ कर दिया, हालांकि ये जेडसेव है, यानी कि रूल क्या है, रशियन नेम ये है, मगर इंडिया में उसका नाम सत्याजेफ हो गया। ये जेडसेफ और ये सत्याजेफ रूल, ये क्या कहता है, सिंपल, ये कहता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन
इज मेजर प्रोडक्ट, बस यही रूल है, कोई इसमें लोचा नहीं है, सिंपल। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यानी ये सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा था क्योंकि इसके पास इधर भी मिथाइल था, इधर भी अल्काइल था, और इसके पास सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल था, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, ये डाई, तो देयरफॉर ये मेजर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, रिएजेंट्स लिख ली। ओके, अब लिखो सच से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, है ना। कैसे पहचानेंगे? दोनों तरफ बहुत सारा अल्काइल लगा हुआ रहे तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन और कर लोगे तो तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें सिंपल है, आपको यही देखना है कि जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है वो अल्फा, और इसके बगल वाला बीटा, इसके इधर वाला बीटा, यानी दो पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड बनने की, एक बार इस अल्फा बीटा पे और एक बार इस अल्फा बीटा पे। जब इस अल्फा बीटा पे बनेगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट, और जब इस पे बनेगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट। अब बता दीजिए कि इनमें कौन मेजर है और कौन माइनर है? कौन वाला? ये वाला। क्यों मेजर? इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, और इसके तरफ में सिर्फ यही अल्काइल, तो इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो देयरफॉर यही वाला क्या हो गया? जेडसेफ प्रोडक्ट से मेजर, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो गया? तो E2 में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, E1 में हुआ, E1 में हुआ था। अभी E1 हम लोग लिए थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें कार्बोकटायन बना था भाई। अच्छा, E1 सिंगल स्टेप रिएक्शन था, मल्टीपल स्टेप? E2 सिंगल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप? सिंगल स्टेप। आ रहा समझ में? तो यही सब कुछ कुछ खास बातें E1 और E2 के बीच डिफरेंस, इसको लिखते चलेंगे। लिखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन E1 एंड E2, कॉलम बना लीजिए। Difference between E1 and E2.
कॉलम बना लो, E1 लिख लो ऊपर में, फिर E2 लिख लो। E1 के नीचे लिखो यूनिमॉलिक्यूलर, E2 के नीचे लिखो बाईमॉलिक्यूलर। E1 के नीचे लिखे यूनिमॉलिक्यूलर, U2 के नीचे लिखे बाईमॉलिक्यूलर। फिर लिखिए E1 के नीचे कार्बोकैटायन फॉर्म, E2 के नीचे लिखिए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। E1 के नीचे लिखिए रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, E2 के नीचे लिखिए नो रीअरेंजमेंट। फिर E1 के नीचे लिखिए मल्टीपल स्टेप, E2 के नीचे लिखिए सिंगल स्टेप। ठीक है, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप। उसके बाद बच्चा लिखो, अब सिमिलैरिटीज है दोनों में, मेजर लिखो ZZEF प्रोडक्ट मेजर, उसमें भी लिखो ZZEF प्रोडक्ट मेजर। दोनों में ZZEF प्रोडक्ट ही मेजर होता है, E1 में भी वही, E2 में भी वही, ZZEF प्रोडक्ट मेजर होता है। ZZEF प्रोडक्ट लिख के मेजर लिख दो। उसके बाद में नीचे में लिखो दोनों को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, दोनों रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा तभी एलिमिनेशन होता है। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं मोर देन वन एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम बच्चा एक स्टेप में यहाँ ले लिए कि हमने यहाँ पे ले लिया अल्कोहलिक KOH, क्या ले लिया, तो जैसे ही हमने अल्कोहलिक KOH लिया, यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। देखो, यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा में ही होता है ना हाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन गायब। तो इन दोनों के बीच क्या फॉर्म हो जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड, मगर अभी भी एक Cl है। इसके बाद अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे ना, तो ये रिएक्शन बहुत धीमा होता है और प्रोडक्ट भी बहुत कम बनता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, और वह स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्या है, NaNH2, सोडामाइड। सोडामाइड फिर से यही करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हेलोजन रिमूव करता है, तो फाइनली देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया बताइए, ट्रिपल बॉन्ड का। तो अल्काइन बनाने के लिए भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, अगर आपको पाई लगाते जाना है तो आपको कौन सा रिएक्शन करना है, एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH NaNH2। कोई बोलेगा सर हम रिएक्शन सिर्फ NaNH2 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लो, NaNH2 यहाँ पहुँचो, दोनों एनो में NaNH2। ठीक है, और चाहो तो एक में अल्कोहलिक KOH, दूसरा में NaNH2, मगर यहाँ NaNH2 और यहाँ अल्कोहलिक KOH नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार जब पाई बन गया फिर अल्कोहलिक KOH अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है, तो ये इम्पोर्टेंट। ये था एक एंटी एलिमिनेशन कराता है, कभी कभार आ जाए तो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो यहाँ दोनों एडजेसेंट कार्बन पे उल्टे डायरेक्शन पे क्लोरीन और क्लोरीन लगा था, तो जिंक और हीट अगर ले लिया जाए तो इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म, ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म हम पढ़ाए थे, क्लोरोफॉर्म कुछ फॉर्मूला ये होता है CHCl3, इसका एक गजब रिएक्शन होता है, इसको हम ऐसे ही दिखा देते हैं। तो इसमें होता ये है कि यहाँ से 3 Cl, ठीक है, और यहाँ से 3 Cl, 6 Cl कितना Ag से कंबाइन करेगा, 6 Ag से, एंड फाइनली ये लोग मिला के क्या करते हैं, ये पूरा चीज़ बोलिए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा AgCl, क्या मिलेगा, मगर
इसका 3 हाथ और इसका 3 हाथ, क्या होगा? क्या बन गया? अल्काइन। तो ये एक रिएक्शन है, रेयर है कि आ जाए, मगर लिख। बीटा कार्बन का होता है, क्या बच्चा? बीटा कार्बन। ये डिफरेंट रिएक्शन है, इट्स नॉट E1 E2, इट्स अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये टाइप था, इनको आप बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये टाइप। अब कुछ बातें नोट करके लिखेंगे। जरूर किसका है? सर वहाँ पे 6 AD कैसे है? यहाँ पर कितना क्लोरीन है? तो हर एक के साथ एक Ag जाएगा, तो 6 क्लोरीन के साथ 6। और ये प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, स्पेशल है Ag के साथ रिएक्शन। अब कुछ बातें नोट करके लिखिएगा, चलिए लिख लीजिए इसमें। अच्छा, ये रिएक्शन के लिए हीट भी रिक्वायर्ड है, यहाँ हीट लिख लें, Ag के साथ हीट करते हैं। ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर यू यील्ड अल्काइन्स। ओके, हाँ जी, अब लिखेंगे नोट करके, लिखो कि एलिमिनेशन रिएक्शन गिव्स Self product as major product, elimination reaction gives Self product as major product, elimination reaction gives Self product as major product, except in the case of fluorine, except in the case of fluorine, except in the case of fluorine, comma nitrogen and bulky base, fluorine, comma nitrogen and bulky base। ठीक है, ये लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद। in above three cases Hoffman product is major product, in above 3 cases Hoffman product is major product, in above case Hoffman product is major product। तो बाकी के केसेस में जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब सवाल आया सर कि आपने लिखवाया बल्की बेस, तो ठीक इसका एक ऑपोजिट ट्रिक के तौर पे याद रख लो हल्की बेस। तो बल्की बेस कौन है, हल्की बेस कौन है? अगर MEO माइनस आ गया तो हल्की बेस, ETO माइनस आ गया तो हल्की बेस, मगर इसी के जगह में बच्चा अगर TBUO माइनस आ गया तो बल्की बेस। थर्ड ब्यूटॉक्साइड याद है कैसा दिखेगा? थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा होता है ना, और इसके बीच से अगर जिज हो तो थर्ड ब्यूटाइल, और इसमें ही क्या होता है ऐसे करके O ग्रुप जुड़ा होता है, इसी में क्या होगा, O ग्रुप जुड़ा होगा, चेक कर लो, हाँ इससे O ग्रुप जुड़ा होगा और ये हो गया आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड ब्यूटॉक्साइड, ये बल्की बेस है। तो अगर ये मौजूद हुआ तो आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, हॉफमैन वाला, ये आपका सेटजेफ वाला नहीं होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे बच्चा, अगर हम मान लो
कि हमने ये लिया और यहाँ पे हमने BR बनाया और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, आ भी सकता है। यहाँ पे इतना प्यार से देखो ऐसे लिखेगा TBUONA, क्या लिखेगा TBUONA। डराने के लिए यहाँ प्लस और माइनस लिख करके यहाँ पर TBUOH भी लिख सकता है या फिर यहाँ पर ETOH भी लिख सकता है। जो भी हो, क्या ये बल्कि बेस है? पता चल गया कि Na तो कुछ काम का नहीं, मेन इससे क्या निकल करके आ रहा है बताओ बच्चा? साहिबा TBUO माइनस। तो क्या हम लोग पहचान गए कि ये बेस मेरा कैसा बेस है? बोलिए। तो बल्कि बेस में अब हमको ये देखना है कि ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। इधर बनता तो सेडजेफ प्रोडक्ट होता और इधर बनता तो बोलो शायद हॉफमैन होता। तो सर यहाँ पर क्या हुआ? आपने कहा कि जब भी बल्कि बेस लेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा? हॉफमैन वाला। तो यहाँ लिख देंगे कि ये वाला मेजर हो गया और जो ये बनेगा ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर। यही समझाना। सर ये जो हल्की बेस है इसमें तो नॉर्मल वाला है, मतलब सेडजेफ वाला हो जाएगा ना? हाँ, जो हल्की बेस है वो आपका ठीक हो गया। अब आओ, अब फिर से कुछ इम्पोर्टेंट, हमने आपको बहुत सारे रिएजेंट्स बताए हैं, डिबाल H, LiLH4, NaBH4। ऑक्सीडेशन के भी कल हम लोग कुछ रिएजेंट्स पढ़े थे पिछले क्लास, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक चीज़ लिख करके यहाँ पे नोट कर लें, ये क्रंच बाइट्स में डाला करें, ठीक है? ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन कहाँ डालोगे? क्रंच बाइट्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन क्या होता है? साइड चेन बेंजीन में बच्चा अगर कोई कार्बन का ग्रुप लगा है और अगर आपने उसको ट्रीट कर दिया अल्कलाइन KMnO4 के साथ, किसके साथ? अल्कलाइन KMnO4, तो ऐसे लिखा रहेगा KMnO4, यहाँ पे लिखेगा OH माइनस और नंबर 2 पे लिखेगा H3O प्लस। ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ रहे, साथ में यहाँ हीट भी, इतना सारा कुछ रेसिपीज़ बना के दे, कुछ नहीं करना है। साइड चेन का बहुत ही ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बना देता है? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फिर सवाल उठता है कि सर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता कि CH2 CH3 होता, 2 कार्बन का चेन होता और फिर हम लोग सेम यही रिएजेंट लेते, तो आंसर क्या आता सर? तो फिर इसमें भी देख लीजिए, इसका भी आंसर क्या आता? बेंजोइक एसिड। क्या समझ में आया कि ये जो साइड चेन का ऑक्सीडेशन है ये इररिस्पेक्टिव है कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, वो जितना भी कार्बन हो सबको मिला के फाइनली किस में चेंज करता है? COH, बेंजोइक एसिड। तो ये टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाने का डायरेक्ट तरीका है, ठीक है? ये तो चलिए नहीं है इथाइल बेंजीन, मगर ये तो कन्वर्जन में काम ज़रूर आ सकता है क्योंकि इसका नाम हम लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है बोलिए? टॉल्यूइन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
बेंजोइक बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड डायरेक्ट, समझ रहे हैं? डाल लीजिए। ये पहला सबको अलग से लिखिए, क्रंच बाइट्स ऐसे करके लिखो, DC क्रंच बाइट्स। थोड़ा सा हम लोग मेन टॉपिक से इधर आते हैं, थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं। साइड चेन इसको साइड चेन ऑक्सीडेशन कहते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ चेन होता है। OH माइनस है, KMnO4 OH माइनस हीट और नंबर 2 H3O प्लस। अच्छा, अब मिटा दें इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो है बच्चा वो है आपका नेक्स्ट डेड एंड क्रंच है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये ओजोनोलाइसिस क्या है देखिएगा, इसमें क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन जो है वो ओजोन से करवाते हैं। ओजोन मतलब क्या कराते हैं भाई, O3 इससे रिएक्शन कराते हैं, O3 से। और हम लोग एक्चुअली अभी देख रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कौन सा देखेंगे हम लोग, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, यानी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे O3 के साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं Zn। तो ZnO3 और हम लोग साथ में इस्तेमाल क्या करते हैं बताइए, H2O। ये रिएजेंट ZnO3 और H2O। अब इसका तो बहुत मैकेनिज्म से जाओगे, या इसका भी किताबों में जो लिखा है वो बहुत टफ है, मगर हम लोग बहुत ईजी तरीका बताते हैं। जैसे देखो अगर यहाँ लिखा है CH2 और CH2 लिखने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर ये आपका CH2, ये अल्कीन हो गया। और अल्कीन के आगे भैया अगर एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ गया ZnO3 और उसके बाद में आपको बोल दे कि यहाँ पर ZnO3 और H2O, तो इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। इसका सिंपल ट्रिक है, डबल बॉन्ड में तलवार चलाओ, डबल बॉन्ड में तलवार चलाओ, ऐसे खच मतलब ऐसे कर लो। करने के बाद ऑक्सीजन लगाओ, इधर लगाओ इधर लगाओ, लगाए। अब इसका शक्ल बनाओ, कैसा दिख रहा है ये डबल बॉन्ड दिख रहा है और O दिख रहा है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसका मतलब इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, लगा दिए। उसके बाद इधर भी कैसा दिख रहा है बताओ, C डबल बॉन्ड हो, इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, हाँ कि ना। इसका मतलब कि क्या ये CHO ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो यानी कि एक कार्बन का CHO हो गया ये। इसका मतलब कि क्या हम लोग ये मिथेनॉल बना दिए हैं। तो क्या समझ में आया कि एल्कीन का ओजोलाइसिस करने पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, डिपेंड करता है कि एल्कीन कैसा है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक है। अब जैसे ही चलाओ तलवार, दोनों तरफ O लगाओ, स्ट्रक्चर बना के लिख दो बस। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट एल्कीन लेते हैं। आइए, अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा एल्कीन लिया बच्चा कि यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे ले लेते हैं, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब बताइए इसका अगेन रिएक्शन बच्चा अगर हम लोग करेंगे, यहाँ लिख देगा Zn, यहाँ O3 और H2। क्या करना है बताइए, शायद मस्त तलवार चलाना है, ऐसे करके खच तलवार चलाते यहाँ O लगाना है। जैसे ही O लगाए बच्चा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बीच वाले कार्बन में यहाँ O लगा और इससे क्या लगा हुआ है, और इधर भी क्या लगा है, और इसके पास क्या हो गया भाई, ये O, इधर H है और इधर। आप बताइए क्या CO CH3 क्या ये एसीटोन नहीं मिल गया,
बोलो कीटोन मिला हाँ कि ना। और ये वाला एल्डिहाइड मिला फिर से। हाँ एल्डिहाइड का कॉमन नेम ये कौन वाला, एक कार्बन का फॉर्मल, तो फॉर्मल्डिहाइड मिला। तो अल्कीन के ओजोलाइसिस कराने पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसको। अल्कीन के ओजोलाइसिस पे आपको क्या मिलता है, ZN और O3 सिर्फ एक ही होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। नहीं दोनों होने चाहिए। जिंक है तभी रिडक्टिव ओजोलाइसिस होगा। रिडक्टिव का मतलब हो गया कि प्रेजेंस ऑफ जिंक इज इम्पोर्टेंट। और O3 के साथ अगर H2O2 चला जाता है ना, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लग जाए और जिंक नहीं रहे तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। तो आगे बताएंगे। तो रिडक्टिव का ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया है। एग्जाम में ये ट्रिक लगा सकते हैं, मगर ऐसा वाला तलवार एग्जामिनर मेन कॉपी में मत दिखाएगा, रफ में करिएगा। हाँ नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अब आफ्टर तलवार चलाने के बाद इसमें सबसे मज़ेदार खेल है कि बेंजीन में अगर ये किया जाए तो क्या होगा। तो देखने के लिए नज़र चाहिए बेंजीन में कि बेंजीन का अगर रिडक्टिव ओजोलाइसिस किया जाए तो क्या मिलता है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, बनाया शायद। अच्छा अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ है बेंजीन, गौर से देखना। ये बेंजीन डबल बॉन्ड लिख के दे दिया ZnO3H2। तलवार चलेगी खच खच खच, कितने बार? 3 बार। 3 बार। जब 3 बार तलवार चली तो यहाँ O यहाँ O, यहाँ O यहाँ O, यहाँ O यहाँ O। अब पीस ऑफ केक है, ऐसे कटा और ऐसे कटा, तो कौन सा पीस बाहर निकला? बोलो इमेजिन करो, क्या ऐसा पीस बाहर निकला? इधर वाला दिखा? अच्छा इधर वाला पीस बाहर निकाल रहे, तो इधर वाला पीस ऐसे बाहर निकलेगा। देखो इधर भी O इधर भी O, निकला। अच्छा इधर वाला पीस भी बाहर निकलेगा, ऐसे और ऐसे। बोलो हाँ कि ना। यानी 3 मिला। अच्छा जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन का 3 ही हाथ है, मतलब एक छुपा हुआ यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। तो इस सब के पास कौन है बोलिए? हाइड्रोजन। पक्का? तो हम इसको नहीं लिख सकते कि सर असल में हमको CHO मिला है और ये 3 बार मिल गया है। एक में 3 बार। देखो तो CHO ये मॉलिक्यूल कितना बार मिला? 3 बार। तो 3 मोल मिला ना बेंजीन का करने पे। तो अब ये जो 3 मोल है, याद रखेंगे इस कंपाउंड का एक मस्त नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्सल ग्लाइऑक्सिल। क्या नाम है इसका? ऑक्सल ग्लाइऑक्सिल। ऐसे याद करवाते हैं। तो इसका नाम ग्लाइऑक्सिल है। क्या है ये? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए CHO डबल बॉन्ड इधर H, दिस इज द स्ट्रक्चर। समझे?
तो बेंजीन का कभी भी रिडक्टिव एनालिसिस करोगे क्या मिलेगा? ग्लाइऑक्सिल, दो जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, डाई अल मिलता है। क्या मिलता है? डाई। इसका नाम क्या होगा IUPAC नेम? एथ। एन का ई ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि ये जब भी दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए सिमिलर तो ई ड्रॉप नहीं करिएगा, ये नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे। ई इज नॉट ड्रॉप्ड इफ टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स कम इन सेम चेन। तो ये इथ एन 1,2 डाई अल, ये नाम है इसका। तो इसका आयुपेक नेम ये है, कॉमन नेम ग्लाइऑक्सिल से फेमस है ये स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ओजोनाइसिस से आता है। देखिए इस मोमेंट पे हम ऑक्सल ऑक्सल ग्लाइऑक्सल, तो ये जो ग्लाइऑक्सल मिला ये क्या CHO कुछ इस तरह से मिलेगा, 3 मोल मिलेगा पक्का। अच्छा, इसमें से किसी एक मोल में अगर हम पार करा दिए ZnHgHCl, बोलिए भाई मेंशन। तो इसका मतलब कि इसका काम क्या होता है कि कहीं भी वो C डबल बॉन्ड O देखेगा तो क्या बना देगा। तो जरा इसको समझिए, क्या ये CHO ऐसा और क्या ये CHO ऐसा है, तो ये भी CH2 ये भी CH2, तो यानी ये CH3 हो गया। तो CH3 हो गया तो ये क्या बन गया बताइए, तो CH3 क्या अल्केन बन गया? आया समझ में? अच्छा, उसके बाद अल्केन में बेटा हम Cl2 और HNU पास करा दिए, तो बोलिए तो क्या मिलेगा? CH3CH2Cl मिल गया हमको। अच्छा, CH3CH2Cl में हम फिर अल्कोहलिक KOH पार करा दिए, बोलिए तो क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, क्लोरीन हटेगा और इधर से हाइड्रोजन हटेगा, E2 एलिमिनेशन अभी पढ़ा है। हाँ कितना गंदा नहीं है, जानबूझ के हम करवाते हैं इससे ताकि याद हो जाता है। अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब कि यहाँ फिर से क्या बना भाई? CH2 डबल बॉन्ड। आइए भाई यहाँ से बात करते हैं, इसमें हम HBr का एडिशन करा दिए, बोलिए मार्क एडिशन एंटी मार्क एडिशन। मार्क एडिशन एंटी मार्क एडिशन एंटी मार्क। कैसे? पेरोक्साइड है इसमें, सॉरी, हमेशा याद रखें पेरोक्साइड होगा तो ही एंटी मार्क, बाकी सब में मार्कोनिकोव। तो इसमें कुछ भी हो मार्क एंटी बतवा एक के है, तो इसमें मतलब क्या लगा बोलिए? कहीं पे भी CH2, वेरी गुड। इसका मतलब एक में H लग जाएगा और एक में CH2Br लग गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इसके बाद फिर से हमने लिखा अल्कोहलिक KOH, बोलिए क्या फॉर्म हो जाएगा? अगेन डबल बॉन्ड बना, हाँ कि ना? अब के डबल बॉन्ड में हमने क्या किया कि H+ और H2O ले लिया, बोलिए ये क्या है? एसिड है। एसिड है, हाँ? H+ और H2O, अल्कीन जब H+ और H2O में आए तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होता है। इसका मतलब यहाँ CH3 CH2 और क्या बनेगा बोलिए? 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ कि ना? अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल, ओहो हो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर इसका रिएक्शन PCC से करवा दिए, याद करिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, गलत जवाब। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट करता है? वीक वाला है ये। हाँ, तो फिर ये क्या बन गया बोलिए? ये एल्डिहाइड बन गया। आ रहा समझ में? अब एल्डिहाइड में बेटा हम चिल्ला दिए वोकेशनल फिर अल्केन बन गया। रिडक्शन, तो इसका मतलब फिर CO हटा के फिर से क्या बना दिया बोलिएगा भाई? अल्केन। फिर से अल्केन बना दिया। ये वुल्फ किसने रिडक्शन में अगेन अल्केन मिल गया आपको। अब देखिए इस अल्केन से अगर हमको कहीं भी आगे बढ़ना है, बोर्ड छोटा है, किसी दिन उस वाले क्लास में लेंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एकदम बोर्ड के एंड तक लिख देंगे कन्वर्जन, और आप लोग सब बोलते जाइएगा कि हाँ ये बन रहा है। सिर्फ अभी तक में ही हाल है, तो उसके आगे नहीं बढ़ते हैं तक नहीं बढ़ते। देखिए कितना सारा है, कैसे याद करेंगे? ऐसे पढ़ के, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो हम करवाते हैं ना ये सब याद कराता है, रिवाइज कराता है। देखिए इसको शुरू हो जाइए। अरे हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते ना होता है यार, करते करते होता है। PCC है बच्चा, पिरिडीनियम क्लोरो। PCC याद रखना, कभी भी अल्कोहल देगा एग्जाम में PCC आया एल्डिहाइड बना देना। 1 डिग्री अगर अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री होगा तो कीटोन बना देना, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता। वेरी गुड। रेगुलर आ रहा है तो अभी तुम बोल रहा है, जवाब दे रहा है, क्लास करते रहिएगा, जवाब दीजिएगा। रेगुलर आगे भी नहीं हो रहा है इससे, अब कैसे होगा बताओ? रेगुलर आके भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये बोलते हैं। तो फिर क्या है, तुम सोचती है अपने आप कम का है, समझने लग जाती तुम।
ये था अब तक जो हम लोग पढ़े। और भी इसमें कांड कर सकते हैं, मगर इसको ध्यान रहने दो। हाँ सर अपने टोटल मनी पता किया है ना? इसका मतलब टोटल मनी टैक्स माने 20% ऑफ टैक्स जो होगा इसमें गया, उसके बाद 35% इसमें गया, उसके बाद इसमें गया 15% इसमें गया। ये सारे खर्चे हैं, टोटल पैसा कितना था इसमें माइनस करेंगे, इसलिए इसको बराबर करेंगे तो बचा होगा। या फिर एक और दीदी पे कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 20, 35 और 15, 35-15 कितना होता है? 50 रुपये नहीं, ऐसे नहीं हाथ होती प्रैक्टिकल हुआ फिजिक्स का, उसमें मतलब वो भी पूछ रहा था कि जो तुम लोग ये बनाया था ना, कुछ मॉडल लिया था मॉडल, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। हाँ, कोई बना ही सकता है। 30% ऑफ टैक्स मेरा पैर में हाँ, मेरा वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में कुछ बताओ ना, क्या है वो? हाफ वेव ये इसको रेक्टिफायर। डीसी में कन्वर्ट करता है, बट हाफ मतलब ब्लिंक करेंट करेगा, हाफ पूरा डीसी प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो साइन वेव है ना, साइन वेव का बस पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल हो जाता है। हल्का बोल दिया होगा। मगर जुनैद तुमको इलाज निकालना होगा कि आईफोन का स्टोरेज आईक्लाउड का स्टोरेज कैसे दोनों में हो रहा है, सेटिंग होगा उसका। वही हमको बताओ, उसको हम अलग कर देंगे ना। आईक्लाउड वाला 5 GB देता है, बेकार में चिल्लाने लगता है खरीदिए खरीदिए, काहे खरीदे जब मेरा फ़ोन में इतना GB है तो बैकअप ऑफ कर दे उसका। बैकअप ऑफ कर दे। हाँ, फोटोज में जाके बैकअप का ऑप्शन होगा, हाँ। ऑफ कर दे। तो फिर जो फोटोज होगा वो डिवाइस में स्टोर होगा। हाँ। अच्छा ठीक बोला, बैकअप ऑन है क्या? गुड, इंटेलिजेंट है लड़का। देखिए डीसी क्रंच बाइट में आ गया नेक्स्ट रिएक्शन। इसको कहते हैं, ये सब जो डीसी क्रंच बाइट लिखवाते हैं ना, इसका 12th से कोई लेना देना नहीं है। मगर यूज होता है 12th में, क्योंकि ये सब 11th का पार्ट है। 11th में पढ़े होते हैं तो 12th में यूज़ करते हैं। अब आप लोग 11th पढ़े नहीं, मतलब ऐसा है, तो इसलिए तो करना पड़ रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन लिखिए। हालांकि 12th 11th में पढ़े, हमको याद है लास्ट का हाँ, हाइड्रोकार्बन याद है। चैप्टर में। हाँ, तो इसका जो रेसिपी है डीकार्बोक्सिलेशन का वो NaOH, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, यही है इसका रेसिपी। सोडा लाइम बोलते हैं, NaOH हीट और कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे लिखो। डीकार्बोक्सिलेशन मने क्या? शायद मने ये है कि रिमूवल कराता है बेटा CO2 का। किसका रिमूवल करा देता है? बस सीधा सीधी CO2 निकाल देना आपको, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, कोई भी दुनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें C और O2 इतना पार्ट हटा दो। जैसे ही इतना पार्ट हटा दो, ये ट्रिक है कि जैसे ये CO2 यहाँ हटा दोगे क्या बन जाएगा बताओ? RH, और इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? CO2। इसका मतलब RH को ही क्या कहते हैं? बोलिए अल्केन कहते हैं, क्योंकि अल्काइल में एक हाइड्रोजन कम होता है, एक हाइड्रोजन डाल दिया तो अल्केन बन गया। यानी डीकार्बोक्सिलेशन से आप क्या बना सकते हो? अल्केन बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे मान लो एसिटिक एसिड से बोला कि अल्केन बनाइए, तो एसिटिक एसिड से अल्केन कैसे बनेगा भाई? यहाँ लिख देंगे NaOH, फिर यहाँ लिखेंगे हीट, यहाँ लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड।
तो सीधा सीधे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 H। और ये H, तो टोटल मिलके क्या बन गया, CH4। CH4 और CO2 बाहर। हाँ। कभी कभी इसका स्टेप रिएक्शन भी देता है, जैसे ऐसे करके दिया CH3COH, पहले बोलेगा कि इसको हम लोग NaOH से पार कराएं तो A बना, फिर बोलेगा इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और हीट से पार कराएं तो B बना, तो A और B बताइए। तो याद रखना एसिड को बेस से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलता है, सॉल्ट। तो इसका मतलब कि यहाँ से इससे H+ निकलेगा बच्चा, हाँ कि ना, और NaOH से क्या निकलेगा, OH-, हाँ कि ना। तो इसका Na+ और इसका इधर वाला कौन बचेगा, CH3CO-। तो इन दोनों को मिला दिए तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और इसको मिला देंगे तो पानी। तो इसका मतलब NaOH से रिएक्ट करते ही एक्चुअली क्या मिलता है यहाँ पे, CH3COO, ठीक है। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड से पार कराते ही CO2 गायब, और फिर हाइड्रोजन आके लग जाता है, तो देयरफॉर आपको फाइनली क्या मिलता है, CH4। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसलिए। हाँ, डायरेक्ट मतलब ए में बोल रही डायरेक्ट, ए का आंसर वो बोल रही है नहीं। अगर ऐसे NaOH लगा के देगा तो ए पहले ये बनाना होगा, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज भी करता है कभी कभी, ध्यान देना। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग मिडल में चल रहे हैं ऑर्गेनिक के, उसके बाद फिर एंड है। इसके रिएक्शन के बाद फिर क्या है, कुछ नहीं है, और यही है बस यही है जो है, यही ऑर्गेनिक है जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं सब। पहला पार्ट तुम लोग खत्म कर ली, जो ऑर्डर वाला पढ़ी, एसिडिक बेसिक ऑर्डर जो पढ़ा है। जो न्यूक्लियोफिलिक उसका वो सब नहीं पढ़े ना अभी? न्यूक्लियोफिल पढ़े ना, न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग अलग से न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे SN1 SN2 में, तो हम बताएंगे जैसे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस पे वही वाला क्वेश्चन ना, तो वो SN1 SN2 में आएगा अभी। और कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है वो किस में आएगा, वो भी आएगा, ES में आएगा। तो क्या बना भाई, मैं क्या बन गिलू बाबा, एसिड बन गिलू ना। अब देखो, जब तेरे दिमाग में इसे हम डाल दिए, अब देखो कैसे इसको यूज करता है आदमी, कैसे इसको यूज करता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो शायद ऐसे करके इज्जत से कोई मीथेन लिया, क्या लिया, एकदम मीथेन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक कार्बन से। अभी मीथेन में लिख दिलू बाबा Cl2H, क्या होगा, CH3, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन इसीलिए बनाना पड़ता है कि इसके बाद हम सब बना सकते हैं, इसीलिए पहला चैप्टर 12 का हेलो अल्केन है। कन्वर्जन का बहुत बड़ा कन्वर्जन हेलो अल्केन से हो जाता है, आराम से हेलो अल्केन बना दे, काम आपका इजी हो गया। अच्छा, हेलो अल्केन बनने के बाद उसके बाद एक और है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अलग से, GR/RMGX, बहुत इंटरेस्टिंग। तो CH4 और ये क्या है, CH3Cl। अब जैसे CH3Cl बन गया भाई, इसको हमको क्या करना है कि यहाँ हम लिख दिए बेटा Na और उसके बगल में लिख दिए ड्राई ईथर। बोलो तो कुछ याद आता है, क्या याद आता है? सिमेट्रिकल अल्केन। वेरी गुड, सिमेट्रिकल अल्केन। क्या बन गया बताइए तो, CH3 गजब, आया समझ। फिर उसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए बच्चा Br2H, तो क्या बनेगा यहाँ, CH3 CH2 क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, हाँ कि ना। फिर हम लिख दिए बच्चा यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, बोलिए तो क्या बन जाएगा, हाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एकदम एग्री कर रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद बताइए तो हम एकदम गजबे चीज लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लिख दिए भाई B2H6 और यहाँ हम लिख दिए H2O2, एंटी मार्क वाला एडिशन। हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें इसका एक बार रेसिपी बताना तो हम थोड़ा भूल रहे हैं। B2H6 और H2O2, BH3
नहीं BH3 ऊपर था, नीचे क्या था? OH माइनस होगा पक्का। हाँ वही देख लेना तो एक बार। है। वही है। हाँ, वही है। ठीक। तो अगर ये हुआ इसका मतलब कि ये क्या लगाता है? इसको HBO बोलते हैं भाई। इसका काम है एक तरफ H लगाता है और एक तरफ OH लगाता है, यही ना? तो इसमें तो ये डबल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ कहीं भी लगा दीजिए। ये क्या मिला? अल्कोहल मिला। ठीक है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करवा दिया तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बना देगा बोलिए? 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का, हाँ, तो 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आया समझ में? अगर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना के अगर किसी ने लिख दिया NaOH और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो बताइए क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर निकल जाएगा और कहाँ पहुँच गए हम? जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। आ रहा है? कुछ नहीं, खेलना है, खेलिए जितना बता रहे उनसे खेलेंगे, खेलने वाले सवाल से। You have to play with this.